हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। सो गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। LIC AAO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि 15 से 31 जनवरी के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आज जो है हम पे स्केल, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक देखना है। किसी को स्पीड अगर स्लो लगती है तो 1.52 की स्पीड में देख सकता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। 300 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, जिसमें आपके UR कैटेगरी कितनी है 112, EWS की 27, OBC की 84, ST की 27 और SC की 50। तो ऐसे करके आपकी टोटल जो वैकेंसीज़ है वो है आपकी 300। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है या फिर रिजर्व वैकेंसीज़ है वो प्रोविजनल है और वो वेरी कर सकती है एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ LIC के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वेरी है तो आप टेंटेटिव समझ सकते हैं इनको। फिर उसके बाद जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हैं उसकी डेट आज से यानी कि 15 जनवरी से स्टार्ट है। आप फॉर्म भर सकते हैं और टाइमली ही भर देना, क्योंकि एंड के टाइम पे क्या है, कई बार दिक्कत आ जाती है, साइट बिजी रहती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो लास्ट डेट को मत देखो और स्टार्टिंग में ही भर दो। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट आएगी 31 को है तब भर देंगे, अभी 2-4 दिन में अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और लास्ट डेट क्या है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, 31 तारीख। आप कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कब डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से 7 से 10 दिन पहले। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब है आपका, 17 फरवरी और 20 फरवरी को। टेंटेटिव है, देखो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अभी, लेकिन आप यही डेट्स मान के चलिए, 17 और 20 फरवरी। मेंस एग्जामिनेशन कब है आपका, 18 मार्च। ये भी टेंटेटिव इसलिए लिखा जाता है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आप इसी को ही मान के चलिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 1 जनवरी 2023 के हिसाब से देखना है। 1 जनवरी 2023 आपकी मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है। यानी कि आपको क्या देखना है, जो बंदा 2 जनवरी 93 के बाद पैदा हुआ है और 1 जनवरी 2002 से पहले, यानी इस पीरियड के बीच में 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो SC ST को है वो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स, PWD जनरल वालों को 10 इयर्स, SC ST वालों को 15 इयर्स, OBC वालों को 13 इयर्स एंड ECO SSCO जनरल वालों को 5 इयर्स, SC ST को 10 इयर्स और OBC को 8 इयर्स। और जो कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉयज है उनको फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। ठीक है जी। अब देखो क्या बोला हुआ है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। एक तो आपको क्या है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपका जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें कोई परसेंटेज मार्क नहीं किया हुआ है कि 55% से ऊपर या 60% से ऊपर। ठीक है। जो आपका देखो, जो आपका रिजल्ट है ना, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर, यानी जो आपकी डिग्री है या रिजल्ट है, डिग्री तो चलो बहुत जगह बाद में भी मिलती है, बट जो आपकी फाइनल मार्कशीट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जनवरी 2023 या तो इस दिन या इससे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2023, इससे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है। डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन विच इज रिकम फॉर एलिजिबिलिटी विल बी डेट ऑफ पासिंग अपीयर ऑन द मार्कशीट। ठीक है, या फिर प्रोविजनल इस डेट से, इस डेट या इससे ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2023। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखो आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कितनी अच्छी इसकी बेसिक पे ही 53,600 पर मंथ है, और देखो किस स्केल में पड़ रहा है ये आपका, और जो अप्रोक्सीमेटली सब चीज मिला के, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये सब मिला के आपकी जो ए क्लास सिटी में जो आपकी देखो सैलरी बन रही है पर मंथ, वो कितनी ज्यादा अच्छी बन रही है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। आप ये मत देखना कि सिर्फ 300 वैकेंसीज है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, इसलिए जोरों शोरों से लग जाओ। देखो कितनी हैंडसम सैलरी है आपकी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करिए, और क्या है, आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने हैं। और ये आपको क्या है, आपकी पर मंथ सैलरी जो है 92,870 रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए 85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST, और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल OBC, उनकी जो है 700 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम रहेगा, फिर मेंस रहेगा, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको सारा बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, और देन आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू। ये आपकी स्टेजेस है। डिटेल में और जान लेते हैं अपन लोग। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएंगे 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, आपको डिपेंड करता है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी 20 मिनट्स, मतलब सेक्शनल वाइज इसमें टाइम है, और सेक्शनल वाइज ही कट ऑफ भी है। जैसे SBI में आपका टाइम तो सेक्शनल वाइज था, बट कट ऑफ सेक्शनल वाइज नहीं थी, वो ओवरऑल देखी गई थी, बट यहाँ पे सेक्शनल वाइज ही टाइम रहेगा और कट ऑफ भी, ठीक है जी। सो यानी कि आपको हर सब्जेक्ट, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, उसमें आपको पर्टिकुलर सेक्शन में भी जो मिनिमम मार्क्स है वो क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें ओवरऑल कट ऑफ तो है ही है, प्लस इंडिविजुअली सेक्शन वाइज कट ऑफ भी है, ठीक है। फिर आपका क्वांट आ जाएगा 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश आ जाएगा, वही जैसे होता है, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स, 30 आपका इंग्लिश, और 20 मिनट्स, यानी टोटल आपका 1 घंटा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 100, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 100। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इधर मैक्सिमम मार्क्स 70 क्यों लिखे हुए हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि 35 35 70 प्लस 30 आपका 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे 70 क्यों मेंशन है। तो दोस्तों इस पे फोकस करिए, इस पे डबल स्टार लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये एक बहुत बड़ा फायदा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत आती है मार्क्स स्कोर करने में। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये जो है आपकी रैंकिंग में इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी है, जी जान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सॉरी, जो भी आपके 20 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 टाइम्स, जैसे 300 आपकी वैकेंसीज है, उसका 20 टाइम्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 300 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 25 मार्क्स, ठीक है। ये आपका 300 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, उसका भी सेपरेट टाइमिंग्स रहेगा। अब क्या है, और जो आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो भी आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होगा, दोनों पेपर आपके ऑनलाइन होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
जैसे ही आप मेंस का टेस्ट दोगे आप उसके बाद ही, ऐसा नहीं है डिस्क्रिप्टिव किसी और दिन होगा, सेम डे साथ साथ हो जाएगा आपका, बट डिस्क्रिप्टिव उसी का चेक होगा जिसका मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, यानी जिसने मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करे होंगे उन्हीं का ही डिस्क्रिप्शन चेक होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। फिर इसमें मेंस में आपका रीजनिंग आ जाएगा, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आ जाएगा, क्वांट यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस आ जाएगा। सो अगेन टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 120, मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 है, और ये आपको इंडिविजुअल टाइमिंग्स भी दी हुई है। रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स, जनरल नॉलेज के लिए 20, मैथ्स के लिए 40 मिनट्स, इंश्योरेंस के लिए 20 मिनट्स, टोटल आपको 2 घंटे दिए हुए हैं। फिर जो आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज यानी लेटर ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 दिए हुआ है, और जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, अगेन ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपके जो मेरिट में मार्क्स जुड़ते हैं उसमें ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। एंड मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। प्री में आपके इंग्लिश के मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे और डिस्क्रिप्टिव में भी काउंट नहीं होंगे, आपको इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्लियर है? Descriptive paper of only those candidates will be evaluated who qualify in the objective part of the mains examination. जो मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा डिस्क्रिप्टिव उसी का ही चेक होगा, ठीक है। देंगे सब, जो मेंस देंगे वो सब डिस्क्रिप्टिव देंगे, बट चेक उसी का होगा जिसका मेंस क्वालिफाई होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ईच सेक्शन सेपरेटली आपको पास करना है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। शुड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। इधर देखो, मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन ईच सेक्शन एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन एंड इन द एग्रीगेट शैल बी डिसाइडेड बाय LIC। वो LIC डिसाइड करेगी कि क्या आपके जो हर सेक्शन है उसकी क्या मिनिमम जो है वो कट ऑफ मार्क्स रहेगा हर सेक्शन का, वो तो ऑब्वियसली LIC ही डिसाइड करेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज is of qualifying nature and marks in this test will not be counted for ranking। प्री में आपके इंग्लिश के मार्क्स और फिर मेंस के बाद जो आप डिस्क्रिप्टिव दोगे वो दोनों आपको क्वालिफाई करना है, वो रैंकिंग में उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। फिर बात आती है आपके इंटरव्यू की। जो मेंस क्वालिफाई, मेंस जिनका क्लियर हो जाएगा वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और अभी आपके आगे भी आएगा, इंटरव्यू के लिए जितनी आपकी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो इंटरव्यू है आपका मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स 60 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। जो EWS है, अनरिजर्व्ड है, और OBC वालों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा इंटरव्यू का वो 30 रहेगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 27 रहेगा। and who do not obtain the minimum qualifying marks as decided by LIC shall be excluded from further selection process। और जो ये मिनिमम मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं करते हैं वो जो है वो आउट हो जाएंगे, आगे सिलेक्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, यानी इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट मेडिकल होता है, ठीक है। सो बस इसमें यही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स के लगभग बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर इसमें एक और चीज़ ये भी है, जैसे आप लोगों के भी डाउट आता है, हालांकि अभी आपको प्री देना है, मेंस देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है, देन इंटरव्यू, उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है, तो किस आधार पे किसका, मान लीजिए एक सीट है लेकिन 2 बच्चों के सेम मार्क्स है, तो कौन उस सीट को लेगा और कौन जो है वो बाहर निकलेगा। तो उसके लिए बताया गया है कि इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स, मेरिट ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप्स कैंडिडेट्स शैल बी एज पर द एग्रीगेट मार्क्स इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी कि जो अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स है तो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे,
उसके बाद जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एडिशनल अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, तो दैट इज द पर्सन विद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट ऑर्डर, ठीक है, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे हैं उसको ऊपर रखा जाएगा। और मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उनके मार्क्स इक्वल है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर सिमिलरिटी आई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी तो फिर एज के बेसिस पे सिलेक्शन दिया जाएगा, जो बड़ा होगा सीनियर होगा उसको मेरिट ऑर्डर में रखा जाएगा, ठीक है। ये सब बात की बातें हैं। चलिए उसके बाद क्या है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं यानी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे और अगर वो मेडिकली फिट है तो उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। अब एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है उस पर भी एक बार गौर फरमा लीजिए। कैंडिडेट्स शुड स्कैन फोटोग्राफ साइज देख लीजिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, लेफ्ट थिम इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे और वो भी ब्लैक पेन के साथ, ठीक है। और क्या लिखना है वो भी मैं बता देती हूँ। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में नहीं होते, बहुत लोगों ये गलती करते हैं, सिग्नेचर रनिंग हैंड में होता है, कभी भी सिग्नेचर को कैपिटल में नहीं करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, ये नहीं कि वो स्मज कर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद और ये भी बोला हुआ है इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब नहीं है अगर किसी का तो वो अपना राइट थंब यूज कर सकता है। और जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई जैसे मैं हूँ कीर्ति, नेम ऑफ द कैंडिडेट, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको लिखना है, ठीक है, अपनी राइटिंग में लिखना है और कैपिटल लेटर में रनिंग हैंड में। अबाउ मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द कैंडिडेट, देखो हैंड राइटिंग एंड इन द इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, ये नहीं किसी और से लिखवा लिया। It is written and uploaded by anybody else or in other language, application will be considered as invalid. ये गलतियाँ आपको नहीं करनी वरना आपका एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होगा तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। इन नेसेसरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है अपने ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे। आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 15 से 31 जनवरी के बीच में भरी जा सकती है। पेमेंट का जो मोड है केवल ऑनलाइन है, केवल ऑनलाइन, तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है। तो आई होप जो भी आपको ज़रूरी नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सब मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब आप बस फॉर्म को अच्छे से भरना है, LIC की वेबसाइट पे जाके भर सकते हो, अदरवाइज आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी भर सकते हो। फॉर्म को जल्दी ही भर देना और ध्यान से भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।